नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपका स्वागत है। उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर हैं। मैं हूं मीनाक्षी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की डेप्यूटी एडिटर संगीता बरुआ पेशारुद्दी जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। शुरुआत करते हैं मेघालय से। मेघालय में 13 दिसंबर से एक कोल माइन में, एक कोयले की खदान में मजदूर फंसे हुए हैं। लगातार उन्हें बचाने की कवायद की जा रही है, पर बहुत कम उम्मीद है। लगातार इस पर राजनीति भी हो रही है। राजनीति की बात हम पहले नहीं करेंगे। इस मामले में इस वक्त क्या स्थिति है? मजदूरों को बचाने के जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज ने भी मदद करने की पेशकश की है, इस वक्त वहाँ क्या स्थिति है? देखिए, इस वक्त तो ये है कि ग्राउंड में कुछ हो नहीं रहा है अभी तक। ये है कि ओडिशा फायर सर्विस से एक 21 मेंबर टीम जो गुवाहाटी में पहुंचा है स्पेशल इंडियन एयरफोर्स फ्लाइट से, और उनको लैंड करने के बाद 200 किलोमीटर उनको गुवाहाटी से ट्रैवल करना है हिल एरिया में जी, जो सान विलेज जहाँ पे है ईस्ट जयंतिया हिल्स में, शिलोंग से भी बहुत आगे है, तो वहाँ पहुँचना है उनको। तो उसके ये तो मुझे लगता है ये कल शुरू होगी। इसकी रेस्क्यू ऑपरेशन जो ग्राउंड में शुरू होने का है वो कल होगा। आज तो पूरे ट्रैवल में ही गया है, जितना रात भर भी पहुँचे तो सुबह ही होगा। और जहाँ तक हमारी जानकारी ये है कि पंप, हाई पावर पंप लेके गए हैं, ये लेके आए। लगातार कहा जा रहा था इससे पहले जो एनडीआरएफ की टीम्स थी वहाँ पर कि पानी बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि नदी का वो नदी बहती है वहाँ से, सो ये सस्पेक्ट किया गया है कि वो जो नदी का जो पानी है वो अंदर से बह रहा है, जिसकी के वजह से ये इतना पानी का जो हाइट है वो कम नहीं हो रहा है जितना पानी निकालने के बावजूद भी। तो उनका एनडीआरएफ के लोगों का कहना है कि अगर एक ही मिनट में बहुत सारे 100 एटलीस्ट 1500-1600 का उसमें लीटर वाटर निकालनी पड़ेगी एक मिनट में। तो ये जो हाई पावर्ड जो पंप्स है ये करीबन 1600 लीटर्स एक मिनट में निकालने का इनकी कैपेसिटी है। तो अगर कल वो उसको देखेंगे, लेकिन देखिए दिसंबर 13 तारीख से वहाँ फंसे हुए हैं लोग, तो उसमें आप एक अगर मतलब एक ये भी हमें पता नहीं है कि वो किस हालत में है, क्योंकि जब आप देखेंगे मीडिया रिपोर्ट जो आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि एक फाउल स्मेल का भी कल से इसका भी बात किया जा रहा है। तो उसमें फिर ये सोचने लायक बात है कि इतना देर लगा ये सब जुगाड़ करने में। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है और इसमें 15 दिन से ज़्यादा का समय जा चुका है। जी, अब बात करते हैं राजनीति की। कोनर्ड संगमा पर लगातार आरोप लग रहे हैं, विपक्ष ने घेरा हुआ है पूरी सरकार को कि किस तरीके से माइनिंग वहाँ पर बैन होने के बावजूद माइनिंग हो रही थी और ऐसे में मजदूर जो वहाँ गए थे। ये जो पूरी राजनीति हो रही है, नेशनल मीडिया में भी अब खबर आ रही है, तो सिर्फ पॉलिटिकल खबर बात की जा रही है, पॉलिटिकल जो एंगल है उस पर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे इसमें सहमत हूँ कि ये एक पॉलिटिकल रूप ले रहा है। ये एक कांग्रेस और ऑपोजिशन, कांग्रेस का और जो बीजेपी और इनका एनपीपी का गठबंधन सरकार है मेघालय में, तो इनके बीच एक जैसे एक पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल वॉर की बात है। लेकिन कोनराड संगमा का सरकार तो अभी मार्च से आए हैं, उससे पहले से ये रेड होल माइनिंग चल रहा है जो कांग्रेस का सरकार था। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए ठीक है ऑपोजिशन और इसका ये खेल, लेकिन सभी इसमें शामिल है। इसमें ये जो रेड होल इलीगल माइनिंग जो चल रहा है उसमें सभी शामिल है, और जो लोग करते हैं उनका सबको पॉलिटिकल पेट्रोनेज सभी ने दिया हुआ है। तो बात तो ये है। तो और दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि अगर ये ऑपोजिशन ने उठाया इस बात को, इस वजह से नेशनल मीडिया इस बात को कवरेज में लाए और जिसकी वजह से इतना कुछ आगे बढ़ा है तुरंत, तो थोड़ा बहुत मैं इसमें मानती हूँ, लेकिन ये भी पूरी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये नेशनल मीडिया उसके बाद से ही निकाला। हाँ, टेलीविज़न मीडिया ने बाद में निकाला है, लेकिन जो प्रिंट है, जो डिजिटल मीडिया है, हमारे माध्यम से हमने ऐसे भी स्टोरी किए हैं जो लेबरर के फैमिलीज़ के स्टोरी किए हैं। 15 तारीख से 13 तारीख को ये न्यूज़ आई और 15 को हमने वायर में स्टोरी किया। तो ये तो कब से चल रहा है ये, तो ऐसा कहना भी फुल्ली कि ये नेशनल मीडिया को ये नज़र में लाया बस ओपोजिशन की वजह से, ये भी नहीं मैं पूरी तरह मानती हूँ। जी, इसी से जुड़ा दूसरा मुद्दा है एग्नेस खारसिंग, वहाँ के एक एक्टिविस्ट हैं जो लगातार इलीगल कोल माइनिंग को लेकर आवाज़
आवाज़ उठा रही हैं। बीते 8 नवंबर को उन पर और उनकी साथी अमिता सांगमा पर हमला हुआ था, जिसका जो आरोप था वो वहाँ के स्थानीय रूलिंग पार्टी एनपीपी के लीडर पर है और इन्होंने बीते 25 दिसंबर को सरेंडर किया है। ये पूरा मामला क्या है? जी, नीदामन शुले की बात कर रहे हैं आप। नीदामन शुले ये जो रूलिंग एनपीपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, इनके जो ईस्ट और जेंटिया हिल्स के ये वर्किंग प्रेसिडेंट है और ये कोल में भी इनका हाथ है। ये जितना भी ट्रकर्स जो चलाते हैं, इलीगली कोल जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के चीफ है वो, ठीक है। और उसमें और ये इतने दिन से एब्सकॉन्डिंग थे। नवंबर 8 तारीख को ही एग्नेस और अमिता सांगमा को अटैक किया गया इस जेंटिया हिल्स में, जिसमें वो शामिल थे। ये दोनों का जो बयान आया है तो उसमें इन्होंने ये कहा, कल मेरी बहुत लंबी बात हुई अमिता सांगमा से, तो उन्होंने सीधे स्पष्ट में शब्द में ये कहा कि वो वहाँ प्रेजेंट थे और वो एक वन ऑफ द असेलेंट्स वो थे। और हमारे को एग्नेस खारसिंग ने भी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इन्होंने पूरे अगेन उनके नाम लिए और कह रहे थे कि वही सामने आए और पहले उन्होंने अप्रोच किया कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो फ़ोटो खींच रहे थे, ये इलीगल जो काम चल रहा था उसका फ़ोटो खींच रहे थे। तो ये उसके बाद इतने दिन वो गायब थे। सो एकदम से जब ये बात नेशनल मीडिया और ये सब में बात आने लगी, एक मिरेकल हुआ जो दिसंबर 25 तारीख को वो अपने आप को सरेंडर करने आए और दिसंबर 24 को भी 26 को भी एक और जना जो गायब थे वो भी आए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों को, मीडिया और सारे इवन जो एक्टिविस्ट है जो अटैक हुए थे, उनको भी पता चला कल ही कि 25 तारीख को ये हुआ है कि, और हमने भी मैंने भी कोशिश करी ये बात जानने के लिए, लेकिन पूरा चुपचाप है। और जो एसपी है वहाँ के, जो जेंटिया हिल्स के एसपी है सिल्वेस्टर नॉगनेर, तो वो तो इनकम्युनिकेबल है। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ इसमें कि इनके नाम भी, एसपी के नाम भी एक एफआईआर में नवंबर 8 तारीख को आया है वहीं पे लोकल इसमें, इन्होंने किसी को थ्रेटन किया एफआईआर विड्रॉ करने के लिए, जो कोल डीलर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये चीज़ बहुत बड़ा डीप रूट्स है उसमें, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, कई एडमिनिस्ट्रेटर्स इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, नॉट जस्ट वन पार्टी। तो एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है इसमें। तो ये इकोसिस्टम को ही देखना पड़ेगा पूरी तरह से। और ऊपर से जो ये लेबरर्स लाते हैं, अब देखिए ये जो लेबरर्स जिनका फैमिली हमने कवर किया, ये तो कहीं और दूर से लाए गए। सुना है कि आउटसाइड ऑफ द स्टेट से भी ऐसे लेबरर्स ला के काम करवा रहे हैं। तो ये कैसे ये पूरा सिस्टम एक अच्छी तरह से वेल ऑयल्ड सिस्टम चल रहा है, ये विश्वास करना मुश्किल होता है कि अगर सरकार का इसमें और किसी एडमिनिस्ट्रेटिव का जो अगर साथ नहीं है तो ये कैसे चल सकता है। जी, सरकार की नाक के नीचे इलीगल माइनिंग का पूरा काम चल रहा है और अभी एक दुर्घटना हो जाने पर सरकार ने जिस तरीके की अनभिज्ञता जाहिर की है कि हाँ ऐसा हो रहा था, जबकि कितने सारे लेजिस्लेटर्स के नाम आ चुके हैं उन्हीं के। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, एनजीटी का बैन 2014 को आया 2014 में। सो 2014 के बाद जब एक पिटिशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कि ये जो ऑलरेडी माइंड कोल है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें दिया जाए, अलाउ किया जाए, परमिशन दे। तो उन्होंने परमिशन 2017 तक दिया, लेकिन अब ये हर बार ये एक्सटेंड होता है, अब 2019 में आ गया है। तो ये भी एक देखने लायक बात है कि इतना क्या है जो 2014 से इतना कोयला निकला हुआ है। मुझे लगता है मीडिया की नज़र थोड़ा बहुत उसमें भी जाना चाहिए। जी, यानी कि एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि क्या 2014 से इतना कोयला निकाल लिया गया था उस वक्त तक कि जिसको 4 साल होने आ गए, 5 साल होने वाले हैं और अब तक वो कोयला ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है। इससे कई सवाल खड़े होते हैं और सरकार को इन सभी सवालों का जवाब देना होगा। अगली खबर असम से है। असम से आने वाले एक केंद्रीय राज्य मंत्री हैं मोदी सरकार में, मिनिस्टर ऑफ MOS रेलवेज के राजेंद्र गोहेन, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है और स्थानीय अदालत ने उन्हें समन भेजा है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये बात इस साल के अगस्त का में ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट का
एमपी रह चुके हैं। ये मेरे ख्याल से 1999 से ये एमपी रह चुके हैं लोकसभा के। तो अभी ये मोदी सरकार में MOS रेलवेज़ है, जो जिनको हमने मोदी जी के साथ ये बोगीबिल ब्रिज, जो लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इनागुरेट हुआ दिसंबर 25 को, उनके बगल में हमने उनको देखा था। तो उसमें इनका ये जो केस है, ये रेप चार्जेस है इनके अगेंस्ट, और इंटिमिडेशन की चार्जेस है, चीटिंग के चार्जेस है। वो एक 24-25 साल उम्र की एक लेडी का वो है, नौगांव के ही रेजिडेंट है। और इन्होंने ये उस टाइम जब खबर आई थी कि इन्होंने ये आरोप लगाया कि ये उनके घर पे गए और जब कोई नहीं था और ये सेक्सुअल असॉल्ट उनको किया। तो उसके बाद आप देखिएगा कि ये लड़की पे बहुत प्रेशर भी आया कि इसका केस वापस करे। जब उस टाइम हमने ये स्टोरी देखा था तो ये पुलिस ऑफिसर्स और लोकल पुलिस ऑफिसर जिससे बात हुई थे, तो उन्होंने हमें ये भी कहा था कि विक्टिम जो है, इन्होंने इस पर विड्रॉ कर लिया, कंप्लेन विड्रॉ कर लिया, लेकिन एक्चुअली ये हुआ नहीं है। और राजेंद्र गोहाई साहब ने इसमें काउंटर केस भी फाइल किए हैं, काउंटर एफआईआर भी फाइल। पॉलिटिकल राइवलरी का मामला है, पॉलिटिकल राइवलरी कहने की बात है। तो ये अब अभी कोर्ट देखेगा उस पर क्या है, तो एकदम से हमें बोल नहीं सकते उसमें क्या है जब तक मामला पूरी तरह खुल ना जाए, ये बात है। लेकिन एक तो ये है कि एक जो मिनिस्टर है, आप इतने बड़े आप यूनियन मिनिस्टर है, और उस पर ये सब इंटिमिडेशन की एक आरोप आता है जी, तो उसमें थोड़ा सोचने लायक बात है, और ये हमारी नज़र इस केस पे रहेगी जी। इसके बाद बात करते हैं एनआरसी की। एनआरसी अपडेट के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब ये समय सीमा 30 जून 2019 तक की हो गई है। ये जो वजह है, इसके पीछे क्या वजह है? ये शायद चौथी बार ये एक्सटेंड हुई है। ये 6 टाइम हुआ है। ये एक्चुअली कोई एक रूटीन मामला है। ये RGI जो है, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, इसको निगरानी उसको ओवरसी कर रहे हैं, और है तो सुप्रीम कोर्ट ओवरसी कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो अपडेटिंग जो एक्सरसाइज है, ये RGI करवा रहे हैं। तो उनका जो ये डेडलाइन है, ये दिसंबर 31 2018 तक था, तो इससे आगे इनको बढ़ाना ही है, तो 6 मंथ्स का एक और बढ़ा दिया है। तो जो ये पहला नोटिफिकेशन जो आया था, मेरे ख्याल से दिसंबर 6 तारीख को 2013 में आया था पहला नोटिफिकेशन। तो उसके बाद हर बार 6 महीने की एक्सटेंशन बढ़ता गया, और जब तक काम ख़त्म ना हो, मुझे नहीं लगता है कि ये फाइनल डेडलाइन है, क्या पता उससे आगे और भी बढ़े। जी। इसके अलावा जो बड़ा सवाल जो एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा था, वो था जनरल इलेक्शन का, कि इस तरीके से जिस तरीके का हिंदू और बांग्लादेशी और मुसलमान जो अप्रवासी हैं, उनको लेकर घुसपैठिया शब्द प्रयोग हो रहा था बार बार कि उनको निकालना है देश से, और इसको लगातार कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये सब किया जा रहा है। तो क्या लोकसभा चुनाव में एनआरसी अपडेट कोई मुद्दा रहेगा? नहीं, ये ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से रहेगा। मुझे लगता है जो लोग इससे पक्ष विपक्ष सबके तरफ से ये रहेगा। ये कोई बहुत बड़ा मामला है असम में, और ये नया मामला नहीं है, बहुत पुराना इसकी एक बहुत हिस्ट्री है, ब्रिटिश टाइम तक जाता है इसका जड़। तो ये बहुत बड़ा मामला है, और पॉलिटिक्स में इसका एक जो रीजनल पॉलिटिक्स है, उसमें जो स्टेट का पॉलिटिक्स है, उसमें ये बहुत बड़ा मामला है। तो एक ही बात। दूसरी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि नॉट ओनली एनआरसी, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की जो बात हो रही है, मेरा दूसरा सवाल ये था कि इसको लेकर जो स्थानीय नेता हैं, दिल्ली आए हैं, वो आकर दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से, केंद्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं, ये जो गहमा गहमी है, क्या ये सिटीजनशिप बिल को लेकर है? जी, इसमें खबर तो यही आया है, अभी तो कोई ऑफिशियली कोई बयान या ऐसा नहीं आया है। जो सोर्सेस की तरफ से हमें पता चला है कि ये कल ही एक मीटिंग हुई दिल्ली में, जो असम चीफ मिनिस्टर और NSA के साथ, और बाकी जो मेन लीडर्स हैं BJP के और सरकार में, तो उनके साथ एक मीटिंग हुई। उसमें तो ये मीटिंग में यही जानने की कोशिश हुआ रिपोर्टेडली कि क्या ये सिटीजनशिप बिल अगर सरकार लाता है, ये उसमें ये इसी टर्म में इनके इसी टर्म में बिफोर इलेक्शंस अगर लाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या आसाम में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो अभी ये भी देख रहे हैं कि जो लेटेस्ट जो पंचायत इलेक्शन हुआ आसाम में, तो उसमें बीजेपी इतना पीछे नहीं रहा,
लेकिन एक बात है कि इतना स्वीपिंग जो ये वो कर विक्ट्री ना वो नहीं है, कांग्रेस भी बहुत आगे बढ़े उसमें, तो ये एक इनको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस पे सिटीजनशिप बिल पे थोड़ा बहुत तो ये लोग काम आगे बढ़ाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप देखिए सिटीजनशिप बिल का मेन मुद्दा, मेन एम जो है बंगाल, मेन एड्रेस जो है ये बंगाल का वोटर्स को एड्रेस करे, लेकिन इसमें असम में के वजह से इनको ये हुआ है थोड़ा दिक्कत। और दूसरी बात ये है कि जॉइंट जो एक जेपीसी जो खुला है पार्लियामेंट्री कमेटी का, जो ये अग्रवाल साहब के निगरानी में जो चल रहा है, ये जनवरी 2 तारीख को इसका टर्म ख़त्म होने वाला है। तो अभी कल ही मीटिंग के बाद ही एक और मीटिंग 31 तारीख के लिए बुलाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक कुछ मामला है जो ये अभी 1-2 दिन में और सामने आएगा। जी, सिटीजनशिप हमेशा से मुद्दा चर्चा में रहा है, असम में इसका खासा विरोध होता रहा है। देखना होगा कि आगे सरकार इस पर किस तरीके का फैसला लेती है। इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद संगीता जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।